हेलो बच्चों लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन हब पर। तो बच्चा लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। तो बच्चा लोग एकदम मेहनत से लगे हुए हैं और एकदम तैयारी के साथ बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी लोग, मैं जानता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइंस का एग्जाम है आपका, ठीक है। तो बहुत से बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएं, ठीक है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ, चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। जो डायग्राम इंपॉर्टेंट होंगे वो भी बताऊंगा और जो न्यूमेरिकल जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत करने पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितने भी हमारे नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखो बच्चा लोग, आप सभी जानते हैं कि अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एकदम डीपली पढ़ें हर चीज, ठीक है। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, अगर आप इन्हें कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 80+ 85+ ला सकते हैं अब भी, अगर इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। बाकी अगर आप सही से इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं तो भी आप 90+ कर सकते हैं इन टॉपिक्स से, क्योंकि मैं इन टॉपिक्स में ही सारा जो तुम्हारा सिलेबस है वो सारा कवर करवाने वाला हूं, जिनसे मोस्टली प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इन टॉपिक से ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक निचोड़ निकाल के लाया हूं आपके लिए। ये सोचो, ये वरदान है आपके लिए कि ये टॉपिक अगर आपके कवर हैं और अगर आपको नहीं पता है तो कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लो, इससे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। मैं एकदम पूरी एनसीईआरटी की बुक लेकर आया हूं, ठीक है, फोन में। तो आप चैप्टर वाइज कवर करेंगे। चैप्टर 1 की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन। कौन सी? अगर चैप्टर 1 की बात, नाम नहीं डालेंगे, डायरेक्टली करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग करेंगे। पहले क्या करेंगे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। क्या करेंगे? एक तो आप बैलेंस्ड इक्वेशन पढ़ लेना। क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपकी आएगी ही आएगी, ठीक है। तो एक इससे पढ़ लेना, एक दो आपको बैलेंस करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 1 मार्कर आ जाए या फिर आपका 2 मार्कर भी होगा, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो ये आप तो एक ही कवर करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी बात देखेंगे, दूसरा कौन सा कवर करेंगे? दूसरा आप कवर करने वाले हो, चलो तो एक बैलेंस कर लेना आप, ठीक है। ठीक है, ये जो रिएक्शन दे रखी है ना, Fe+H2O और Fe3O4+H2, तो ये आप रिएक्शन ये वाली देख लेना, बैलेंस काफी बार पूछी गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखा, बाकी फालतू आप कुछ नहीं पढ़ना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जितनी भी हैं उनके टाइप्स पढ़ लेना है, ठीक है। कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ये टाइप्स पढ़ लेना है विद एग्जांपल्स। एग्जांपल जरूर पढ़ लेना बेटा। एग्जाम्पल का मतलब रिएक्शंस, क्या बेटा? एग्जाम्पल्स का मतलब है रिएक्शंस। आप इनकी रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लेना। दूसरी कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप इनके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, समझ आ रहा है? क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल भी पढ़ने वाले हैं। थर्ड कौन सी है? आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो भी आपकी रिएक्शन होंगी वो आप उसके साथ उसकी क्या करेंगे, एक रिएक्शन प्लस में एक एग्जाम्पल भी, मतलब रिएक्शन के तौर पे एक एग्जाम्पल आप याद जरूर करेंगे। सब में आपको एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए इसका, ठीक है। और चौथा कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इन चारों में से याद रखना बच्चा, इन चार में से कोई सी भी एक या दो आने की संभावना है तो आप इन्हें जरूर कवर कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मैं बता रहा हूं, देखो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन एक बार के लिए छोड़ भी जाती है, लेकिन ये तो आपके लिए एकदम वरदान है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। इनमें से दो में से तो हो सकता है दोनों आ जाए, ठीक है। तो दोनों पूछता है, ठीक है, या तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा या डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो ये चालू हुई। पांचवी आप एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ लेना। क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ लेना, ये दोनों पढ़ लेना, ठीक है। और एक रिडॉक्स रिएक्शन बहुत बार पूछता है बच्चा। क्या? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखना, ठीक है। तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन विद जो रिएक्शन दे रखी है ना, वो विद एग्जांपल के साथ इसे कवर करेंगे। आप समझ आए कि नहीं? समझ आएगा बच्चा लोग कि नहीं? तो ये आप कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। और नेक्स्ट कौन सी है? आप कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है। बहुत बार पूछता है कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन भी आप कवर कर लेना। समझ आया कि नहीं? कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ये आपके लिए फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है। अगर यहां तक हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो और हम इसे क्या करने वाले हैं, बस यही आपके लिए फर्स्ट टेस्ट चैप्टर में, ठीक है। आपकी रिएक्शन बस कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बैलेंस करने, ठीक है। हम आपको चैप्टर 1 जो है वो कवर करा चुके हैं, ठीक है। रफ कर दें, चलिए इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।
आई मीन नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर बेटा बस इतना ही, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, बस यहीं से पूछता है, हर बार पूछता है, हर साल पूछता है, यहीं से पूछता है, कहीं बाहर से नहीं पूछता। हाँ बेटा एक और बात याद रखना, आप लोग एक और काम कर लेना, ठीक है, आप ये टॉपिक के साथ साथ ना आपके अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज कंप्लीट है एनसीईआरटी की तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं कर पाए तो आप इतना पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 पे आते हैं। क्या चैप्टर 2 क्या है हमारा? चैप्टर 2 है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो चैप्टर 2 की बात करते हैं। चलो चैप्टर 2 क्या कह रहा है, चलिए चैप्टर 2 पे आते हैं। ठीक है, चलो पहला क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना बट पढ़ लेना, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेना एसिड एंड बेसिस की, दोनों की, ठीक है। क्या पढ़ लेना? फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि वो टेस्ट में कैसे होते हैं, लिटमस पेपर वगैरह, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पूछता भी बहुत कम है बट पढ़ लेना आप थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। ये जो आपकी केमिकल रिएक्शन दे रखी है ना बेटा, एसिड और बेसिस की मेटल के साथ जो रिएक्शन वगैरह दे रखी हैं, ये आप इनकी केमिकल रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, बहुत बार पूछता है बेटा आपसे, ये पूछ देगा ये कंपाउंड दे रखा है, इनकी केमिकल रिएक्शन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। क्या पढ़ लेना? केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इन्हें, ठीक है। जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस वगैरह दे रखी हैं, समझ आया कि नहीं? जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा है, एक मिनट रुकेंगे सभी लोग, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना। हाँ एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछता है, रुकेंगे एक सभी लोग एक मिनट। हाँ एक ये वाला कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। कौन कौन सी? मेटल कार्बोनेट एंड या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी, ठीक है। जब किसके साथ रिएक्ट करते हैं? जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या रिएक्शन देखने को मिलता है? सॉल्ट बनता है आपका, और क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और प्लस में वाटर बनता है H2। तो ये आप रिएक्शन याद करना है, ठीक है। चलो एसिड बेस वाली आपको पता होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लेना, थोड़ी बहुत पूछता है कई बार, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन जेड भी यूज कर लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये पढ़ देना। क्या कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, प्लस में वाटर बनाते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं किसकी, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें वो आपको बता देता हूँ मैं। तो फिलहाल ये बता दिया आपको, एसिड और बेस वाला बता दिया, सॉल्ट मिलेगा प्लस में और वाटर बनेगा, ठीक है। हाँ इसके बाद आते हैं हम किस पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो गया, ठीक है। आप लोग पीएच वैल्यू पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। पीएच वैल्यू आपसे पूछ सकता है सलाइवा वगैरह की, ठीक है, कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, तो आप पीएच वगैरह जरूर याद कर लेना, ठीक है। आपकी दे रखी सलाइवा, लेमन जूस वगैरह की, ठीक है, कॉफ़ी वगैरह की, टोमेटो जूस वगैरह, टेप वाटर की, पीएच वैल्यू आप थोड़ा बहुत याद कर लेना। हाँ आपकी पीएच वैल्यू एवरीडे लाइफ में ये पढ़ देना बेटा, बहुत बार पूछता है। क्या, इसी में लिख देता हूँ मैं, क्या? पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ, जो आप जैसे आपके टूथ डिके की पूछ दे, दूध की पूछ दे पीएच वैल्यू, तो ये आप जरूर याद रखना, ठीक है। क्या आपको क्या करना है? एवरीडे लाइफ में आपको क्या बतानी है? पीएच वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। और क्या है? और डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह मैंने बताया, टूथ डिके वगैरह का ये पढ़ लेना, बहुत बार पूछा गया है पीएच वैल्यू, ठीक है। बाकी आपको ये दिखा, हाँ कौन से नेचुरल सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है ये जरूर पढ़ लेना आप। क्या एसिड पढ़ लेना, नेचुरल सोर्स में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेचुरल सोर्स में जैसे कि आपसे पूछे क्या कि विनेगर में कौन से दे रखा है, ऑरेंज में, तो ये आपकी जो टेबल 2.3 दे रखी है ना, कौन सी टेबल 2.3, जरा ये देख लेना आप, ठीक है बच्चा लोग। टेबल 2.3 में दे रखा है कौन सा, जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, तो ये आप पढ़ देना, ठीक है। बाकी आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉल्ट का पीएच पढ़ लेना। हाँ अब जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो आपको बताते हैं, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना आप। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में ब्लीचिंग पाउडर, क्या
ये तो आप एकदम रामबाण इलाज समझ लो। ये तो अभी तक हम नॉर्मल चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 1 मार्कर है इस न्यूट्रलाइजेशन, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1 मार्कर ही मान लो आप, 2 या 3 मार्क्स में आ जाएंगे, 2 या 3 मार्क्स में, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स ये 1 मार्कर ही मानो आप। ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, क्या क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, या फिर प्लस में बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सोचोगे रिएक्शन करवानी है मैं इनकी, नहीं, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, ये आपको कवर करने हैं, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। क्या क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और कौन सा बच गया आपका, बच गया एक, कौन सा, वॉशिंग सोडा, कौन सा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। एक और बच गया है, कौन सा, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ये तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है, इनका क्या बताना है, एक तो ये पढ़ना है, ऊपर से ये मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है, ठीक है, ये कैसे बन रहा है, वो आपको रिएक्शन बतानी, तो इनकी रिएक्शन भी याद करना साथ के साथ, ठीक है, क्या कि कैसे ये कैसे बन रहा है, ठीक है, कैसे रिएक्शन हो रही है इसकी, कैसे बनाएंगे हम इसे। और तीसरी चीज इसकी यूजेस पढ़ देना बेटा, यूजेस बहुत पूछता है बेटा, इनमें से एक तो आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 आ जाए, पीओपी आ जाए, पीओपी कई बार पूछा जाता है, और इनमें से कोई एक आ सकता है आपको, तो बेकिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है, वॉशिंग सोडा में से तीनों में से कोई आपको कवर कर लेना हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आ जाए, ठीक है। तो आपको इन चारों में से आपको बनता कैसे है ये, ठीक है, इनकी क्या कहते हैं कि रिएक्शन वगैरह लिख लेना, और आप इनको यूजेस जरूर पढ़ के जाना थोड़ा बहुत, ठीक है, यूज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका चैप्टर 2 जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं और कुछ बचा हुआ है इंपॉर्टेंट, तो वैसे मेरे हिसाब से तो अब चैप्टर कवर हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप कवर कर लेना बेटा लोग, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिप्सम पढ़ लेना, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हाफ एच क्या कहते हैं 1.5 H2O मिलाओगे तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, पीओपी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है। बाकी इनमें से आपको 1, 1, 2, 2 मार्कर हो सकता है, ये आपको हो सकता है थोड़ा सा 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछता है तो, नहीं पूछता तो अच्छी बात है, ठीक है। और 1 मार्कर तो आपको इनमें से पूछा था कि लिटमस पेपर किस में से कन्वर्ट होता है, एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, बेस में डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये कवर हुआ कि नहीं। अगर ये कवर हो गया हो तो आप नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 हमने कवर कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा अब जल्दी स्पीड बढ़ाने वाले हैं, और थोड़ा क्या करने वाले हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। जो थोड़ा सा लगेगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। चलो जो हर बार पूछा जा रहा है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। चैप्टर 3 पे आते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। चलिए मेटल और नॉन मेटल की पहली बात फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेना बेटा, पूछता है ये, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कि सोनोरस हैं वो, ठीक है, मेलिएबल डक्टाइल है, ठीक है। जो मेटल होते हैं वो नॉन मेटल नहीं होते, ठीक है। ये ठोस होते हैं उन्हें तो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जैसे मरकरी वगैरह हो गया, डायमंड वगैरह होगा, तो ये आप इनके एक्सेप्शंस वगैरह जरूर देख लेना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों कर लेना, ठीक है। दोनों की ही पूछ देता है कभी कभी, तो इनके बीच डिफरेंस ही पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आप कवर कर लेना। दूसरा किसकी बात करते हैं, अगर नॉन मेटल का हो गया, हाँ ठीक है, मेटल नॉन मेटल, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं किसकी, कि अगर हम रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें, रिएक्शन की। तो रिएक्शन आप देख लेना क्या क्या, एक रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दे रहा हूँ। क्या, मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन आप देख लेना, ठीक है। इनमें भी आपसे 1 रिएक्शन जरूर पूछी जाएंगे बेटा, रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, कि मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, ये आप कर लेना, ठीक है। और क्या क्या बनाता है, एक तो बनाता है मेटल, ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आप कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलो, और अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको पता ही होगा, सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ ये वाली रिएक्शन आप पढ़ लेना बेटा, ये जरूर पढ़ लेना, क्या कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। कोई मेटल ए है, ठीक है, वो साल्ट सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या, साल्ट सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनेगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन ए का बन जाएगा और प्लस में मेटल बी बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको किसके द्वारा, हाँ ये आया कहाँ से है, तो ये आप पढ़ना रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ के जाना बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज। कभी कभी तो रिएक्टिविटी सीरीज पूरी दे देता है, कहता है ये बताओ ये क्या है, तो रिएक्टिविटी आप सीरीज आप पढ़ लेना, ठीक है। इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा मेटल किसको
वहाँ से अपनी उस जगह से डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, चलो अब मेटल और नॉन मेटल। हाँ बेटा, एक और बात रखना आप, क्या, एक और बात याद रखना, क्या, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये पढ़ लेना। इनका जो डायग्राम दे रखा है ना आपके एनसीईआरटी में, अब डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाता है फॉर्मेशन ऑफ कौन कौन सा, सोडियम क्लोराइड NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव वाला, एंड MgCl2, पता है ना, ये दो वाले, ये दो, इनका दो का आप पढ़ लेना। ठीक है, इनका डॉट स्ट्रक्चर टाइप का दे रखा है, सही से वो पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, हाँ, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स अगर आपके में है, ठीक है, अगर आपके में है, हो सकता है मैंने सुना शायद हट गया है, डिलीट हो गया है। ठीक है, अगर है तो आप रिफाइनिंग पढ़ लेना, क्या, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है बेटा, ये आप पढ़ लेना, ये आपके लिए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर नंबर यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत है अब तक, रफ कर दें इसे। मैंने कहा इनकी केमिकल रिएक्शन जरूर पढ़ देना। केमिकल रिएक्शन तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है ही बेटा, कि जब एसिड के मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, केमिकल रिएक्शंस पढ़ लेना इनकी। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से आपके कंपाउंड ए कंपाउंड बी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, रफ कर दें इसे, कोई डाउट है अब तक नहीं, चलो इसे रफ करते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। देखो हर चैप्टर के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या कह रहा है, चलो चलो चैप्टर नंबर 4 पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। आप इसका डॉट स्ट्रक्चर जरूर कर लेना बेटा। क्या करना है आपको, एक तो आपको डॉट स्ट्रक्चर आपका एक पूछेगा ही पूछेगा, एक डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो एक डॉट स्ट्रक्चर कर लेना। ठीक है, ठीक। दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरी बात करते हैं सैचुरेटेड, कौन सा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप पढ़ लेना, इनकी डेफिनेशन सही से पढ़ लेना। क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सही से पढ़ना कि होते क्या डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये आप दोनों ही पढ़ लेना। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों में आ जाएंगे। ठीक है, चलो ये तीनों आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इनके फॉर्मूला वगैरह सही से, ठीक है, कि एल्केन में एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 वाला। ठीक है, एल्कीन का, एल्काइन का, इस तरीके से आपको कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये, हाँ आपको ये जरूर पढ़ लेना है टेबल नंबर, मिथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह ये दे रखिए आपको। अगर आपको वो मैंने जो जुगाड़ बताई है कि आप, जुगाड़ क्या, तो एक रूल होते हैं नोमेनक्लेचर के, वो अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिर आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप कोई सा भी फोड़ का जाओगे। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल है। एल्कोहल अगर OH लगा हो तो एल्कोहल होगा, CHO लगा हो तो एल्डिहाइड होगा, CO लगा हो तो कीटोन होगा, COOH लगा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। आप नोमेनक्लेचर जरूर करके जाना। क्या करके जाना, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आपको पूछेगा ही पूछेगा बेटा, तो नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं क्या, आप इथेनॉल, क्या क्या, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड दोनों को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ये दोनों पढ़ेंगे आप। इनके इंपॉर्टेंट जितने भी कार्बन कंपाउंड बनते हैं वो आप, इनकी रिएक्शन वगैरह वो पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ एक एस्टेरिफिकेशन बहुत पूछता है बेटा, एस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं, जिसे हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। कब होती है एस्टेरिफिकेशन, जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों मिल जाते हैं तो एस्टर्स बनाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ लेना। ये तो आपको दोनों एकदम रट लेने हैं, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल में से दोनों, हो सकता है दोनों ही आ जाएं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है, रिएक्शन वगैरह, और क्या कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या आपको देखने मिलेगा, एस्टेरिफिकेशन। जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या रिएक्शन बनाएगा, तो ये क्या बनाते हैं, एस्टेरिफिकेशन करते हैं, जिसको, जिससे हम क्या फॉर्म मिलती है, हमें मिलते हैं क्या, क्या मिलते हैं भाई, हमें मिलते हैं एस्टर्स। अब बात करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट की। किसकी बात करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट की। मिसेल्स वगैरह सही से पढ़ लेना बेटा। ठीक है, तो आप क्या पढ़ेंगे, सोप, फॉर्मेशन ऑफ सोप। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोप आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे साबुन बनती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड सोप पढ़ लेना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोप, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या, मिसेल्स वगैरह बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो मिसेल्स वगैरह पढ़ लेना। कोई डाउट है यहाँ तक, तो ये आपका जो चैप्टर था वो कवर जाके हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये थे, मैंने आपको बता दिए। क्या सैचुरेटेड हाइड, क्या कहते हैं, इनमें क्या आएगा, एल्केन वगैरह,
इसमें क्या आएगा मैंने बता दिया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाले में। तो इसमें से आपको पता ही है क्या क्या, एक तो एल्केन पढ़ना है, एल्केन वाला, ठीक है, एल्कीन और एक एल्काइन, आपको पता ही होगा, ठीक है। क्या सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाले पढ़ देना, ठीक है। और डॉट स्ट्रक्चर आएगा एक, नॉमेनक्लेचर पढ़ देना आप, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड नाम रखना आपको आती होगा, ठीक है। और बात करते हैं एस्टरिफिकेशन और फॉर्मेशन ऑफ सोप, जैसे मिसल्स वगैरह पढ़ देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आने, इससे बाहर फालतू चीज़ें मत पढ़ो आप, ठीक है, रफ कर दें से। चलो नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, क्या नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5। क्या पढ़ने वाले बेटा, देखो ये वो टॉपिक हैं जिनसे बाहर आप और कुछ मत पढ़िए, बस यही पढ़ लीजिए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा चैप्टर 4 आपके कवर हो चुके हैं, चैप्टर 5 आपको पता है डिलीट हो गया, तो हम इसीलिए चैप्टर 6 की बात करते हैं। इसका नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। किसकी बात है, तो हम बायोलॉजी में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बायो में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आप पढ़ लेना, क्या पहला टॉपिक जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है आपका ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। ये आप जरूर पढ़ना, इसका डायग्राम के साथ पढ़ना। क्या कई बार पूछा गया है, क्लोज्ड एंड ओपन स्टोमेटा, ठीक है, ये स्टोमेटा आप पढ़ लेना, ठीक है, बहुत बार पूछता है, ठीक है, विद डायग्राम। अच्छा डायग्राम के साथ बनाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। बायो में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डायग्राम, सिर्फ नहीं। तो बेटा सेकंड टॉपिक देखेंगे आप, क्या है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। क्या है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आप इसका डायग्राम जरूर कर लेना बेटा, ठीक है, कि कौन आपको पता होना चाहिए स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ठीक है, आपकी एकदम माउथ कैविटी से लेके, ठीक है, विद डायग्राम आप कर लेना, ठीक है। क्या विद डायग्राम, ठीक है, एकदम डायग्राम के साथ कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। स्टोमेटो हो गया, ये हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया। अब हाँ रिस्पायरेटरी सिस्टम आप पढ़ देना बेटा। क्या रिस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम विद डायग्राम, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम विद डायग्राम, ठीक है, प्लस में डायग्राम, ठीक है, ये कर लेना। फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ आप ये हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आप जरूर पढ़ लेना। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या पढ़ेंगे आप, सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ये आप जरूर पढ़ लेना, सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट, व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो डायग्राम वाला आपको दे पता है ना, ह्यूमन हार्ट, हार्ट वाला जो डायग्राम आपके में सेक्शनल व्यू वाला दे रखा है वो आप पढ़ देना, ठीक है। और ये वाला हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर्स ब्लड इन लंग्स, ये पढ़ लेना आप, ऑक्सीजन जो है ना वो किस तरीके से ब्लड से क्या होता है वो आप पढ़ लेना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि आपके ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन का किस तरीके से एक्सचेंज होता है वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है, या पढ़ ही लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा मार्किंग गेन वाला चैप्टर है, इसमें से क्या पूछते कुछ पता नहीं रहता, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं, कभी इस साल ये पूछ दिया तो अगली साल वो पूछ दिया, ठीक है, हो सकता है अगले वही रिपीट कर देता है कभी कभी, तो ये पढ़ देना। एंड एक्सचेंज ऑफ, ये आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है, ये आपके पास डायग्राम दे रखा है, पूरा डायग्राम दे देता है कभी कभी, तो एक्सप्लेन करो उसे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, O2 एंड CO2, ये आप पढ़ देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका दे रखा है क्या, 6 टॉपिक की बात करते हैं, तो ये आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना बेटा, पूछता है, हो सकता है इस बार ही पूछ दे, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की कि हो सकता है ये इस बार भी पूछ दे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आप जरूर पढ़ लेना, प्लस में क्या डायग्राम के साथ। देखो ये बायो जो है ना ये डायग्राम बहुत मांगती है, आपको पता ही है, तो यहाँ आपको डायग्राम बहुत मस्ट है एकदम आपके लिए, ठीक है। चलो नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बिल्कुल करके जाना, नहीं करके गए तो आप अपने लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, अगर नेफ्रॉन का डायग्राम आप नहीं करके जाते हो तो नेफ्रॉन का आपका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 टॉपिक, क्या 8 टॉपिक करते हैं, क्या डायलिसिस पढ़ लेना आप, हीमोडायलिसिस जो होता है ना आर्टिफिशियल किडनी वाली, वो आप पढ़ लेना, क्या हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो ये आपके लिए भी, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा हीमोडायलिसिस, ठीक है, ठीक है। और 9 टॉपिक की बात करते हैं, 9th क्या है, ये आपके लिए यहाँ तक ये
कवर हो जाता है, ठीक है। और आपको ज़्यादा फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप 8 टॉपिक बस बहुत है आपके लिए, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से आपको क्या हो गया, ये टॉपिक जो है वो कवर हो गए। यहाँ तक हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात हम करते हैं। समझ आए यहाँ तक कि नहीं? चैप्टर 6 जो है वो भी आपका क्या हो गया है, कवर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, चैप्टर नंबर 7 की। किसकी बात करते हैं, चैप्टर 7 की, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर 6 आपका कवर, ठीक। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की। आपका क्या नाम है, कहाँ गया, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये चैप्टर 6 आप कवर करेंगे। क्या, चैप्टर नंबर 6 हो गया, सॉरी 7 आप कवर करेंगे। 7 का नाम है क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम में आप नर्व जरूर पढ़ देना, नर्व सेल, जैसे न्यूरॉन भी कहते हैं, क्या, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन भी कहते हैं इसे। इसका बहुत से बच्चे न्यूरॉन और नेफ्रॉन में करेंगे। बेटा न्यूरॉन नर्व सेल है, और नेफ्रॉन जो होती है वो क्या होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। तो ये प्लस में डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायग्राम आप इसका जरूर करके जाना। अगर नहीं करके गए तो मैंने बताया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, ठीक है। चलो, नेफ्रॉन, सॉरी न्यूरॉन कर लेना आप, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लेना बेटा डायग्राम के साथ। रिफ्लेक्स एक्शन जो हाथ वाला है ना, कि अगर हम कभी जलते हैं और एकदम अचानक से कोई हमें पीछे से अगर थोड़ी आग जला दे या फिर, तो हम एकदम हाथ हटा लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारे साथ, ठीक है। तो अभी ये पढ़ देना, प्लस में जो आपका डायग्राम है ना एनसीईआरटी वाला, वही आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। डायरेक्ट पूछता है आपसे क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आपकी। रिफ्लेक्शन हो गया, नर्व सेल हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। ह्यूमन ब्रेन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम के साथ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ये डायग्राम आता है डायरेक्टली इसका, प्लस में डायग्राम, इसका डायग्राम के साथ आपको क्या करना है, ये कवर करना है, ठीक है। चलिए, फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं। फोर्थ टॉपिक क्या कह रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है बेटा। और अब बात करते हैं प्लांट्स में कैसे। तो आपको बस ये देखना है कि प्लांट्स में कैसे ग्रोथ हो रही, थोड़ा मूवमेंट वगैरह जो होता है ना, किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है या फिर वाटर की वजह से हो रहा है। तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना। आप क्या पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ लेना कि ठीक है, कि जियोट्रोपिज्म है या फिर लाइट की वजह से रिस्पॉन्स हो रहा है या पानी की वजह से रिस्पॉन्स हो रहा है। तो प्लांट्स में आपको थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल्स में हार्मोन्स पढ़ लेना, ठीक है। ये तो हाँ देख लेना आप, प्लांट्स में क्या कर लेना, थोड़ा बहुत प्लांट्स के जो है ना, कि इसको क्या कहते हैं, मैंने बताया किसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है प्लांट्स को, वो आप देख लेना, ठीक है। मूवमेंट ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो प्लांट्स ग्रोथ देख लेना, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पूछता है, सवाल करके पूछता है या डायरेक्टली पूछ देगा आपसे कि ये क्या है, तो आपको बताना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हाँ, ह्यूमन जो एनिमल्स वगैरह है ना, उनमें हॉर्मोन्स क्या होते हैं वो आप जरूर पढ़ लेना बेटा। क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स, ये पढ़ देना आप, ठीक है, कि आपका किस ग्लैंड्स के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसका फंक्शन क्या है, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स, अब वो मेल में भी ह्यूमन बींग्स, अब मेल का अलग है फीमेल का अलग है, तो दोनों को पढ़ना है आपको, मेल का भी एंड फीमेल का भी, दोनों को पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेल एंड फीमेल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपकी दे भी रखे टेबल नंबर 7.1। तो यह पढ़ लेना, ग्रोथ दे रखी है, उसका एंडोक्राइन ग्लैंड दे रखी हैं, और कौन सी ग्लैंड है, मतलब जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन उसकी कौन सी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। फंक्शन क्या है, स्टिमुलस ग्रोथ इन ऑर्गन्स। तो आपकी दे रखी टेबल 7.1 आप पढ़ लें। मैं तो ये कहूँगा टेबल 7.1 आप कवर कर लेना, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कि नेक्स्ट टॉपिक आपका एक बहुत है, इतना काफ़ी है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके 5 टॉपिक जो हैं वो इससे कवर हो जाते हैं चैप्टर नंबर 7 से, ठीक है। इसे रफ कर दें, ठीक है। चलिए, इसकी स्क्रीनशॉट जिसने ले लिया हो ना लिया हो तो वीडियो को पॉज करके बैक करके थोड़ा सा दोबारा से प्ले कर लेना, ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर किसकी बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। 7 हो गए आपके, बिल्कुल हो गए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म। चैप्टर 8 की बात करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो आपको पढ़ना है। अब आपको पढ़ना क्या है इसमें, पहला टॉपिक है बाइनरी फिजन पढ़ लेना बेटा, बहुत आता है। जब हम 10th में थे ना सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, तो हमने भी क्या किया, हमारे में भी ये वाला क्वेश्चन आया था, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो ये आप ये ज़रूर कर लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप एक और दे रखा है इसमें, लेशमानिया भी दे रखा है, वो आपको पढ़ने की, आप पढ़ लेना चाहो तो, ठीक है, बट आपका अमीबा वाला ज़्यादा पूछता है, ठीक है, ठीक है। ये रीजनरेशन वगैरह, बडिंग वगैरह, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इनमें से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें से एक पूछता है आपसे, ठीक है, एक तो पूछेगा ही पूछेगा, या तो हो सकता है आपसे बडिंग पूछ ले, तो ये आपको पढ़ लेना रीजनरेशन,
ठीक है, सॉरी, रीजेनरेशन, ठीक है, या फिर बडिंग, तो आप ये पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। विद किस में देखने को मिलेगा बडिंग वगैरह, एग्जाम्पल भी उनके थोड़ा सा देख लेना। रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आपसे एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही, ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से पूछ देता है, ठीक है। तो आप विद एक एग्जाम्पल के साथ, इस एक दो एग्जाम्पल की आपको कहाँ देखने को मिलेगा ये बडिंग वगैरह, तो आप देख रहे हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन भी आ जाएगा इसी में, स्पोर फॉर्मेशन भूल गए, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ही आने वाला है, तो आपको पढ़ना तो है, आपको पता तो है ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। रीजनरेशन क्या है, बडिंग क्या है, बड के द्वारा निकलता है, स्पोर के द्वारा कोई नया ऑर्गेनिज्म निकले, ठीक है, या रीजन दोबारा से जनरेट हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो आपको जो फ्लोर ये जो दे रखा है ना, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये आप पढ़ देना बेटा। क्या क्या पढ़ेंगे आप, जो दे रखा है ना, ये कौन सा डायग्राम है, पेज नंबर 134 पे फिगर नंबर 8.7 दे रखा है, लॉन्गिट्यूडनल जो ये फ्लावर वाला जो डायग्राम है, ये आप जरूर पढ़ देना बेटा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल पढ़ना है, ये आप कवर करेंगे, क्या किसका क्या फंक्शन होता है वो आप फंक्शन के साथ पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हो जाएगा 3। हाँ, जर्मिनेशन ऑफ पोलन इन स्टिग्मा, स्टिग्मा में कैसे पोलन ग्रेन्स का किस तरीके से क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन इन स्टिग्मा, स्टिग्मा में आपकी पोलन का किस तरीके से जर्मिनेशन होता है, अभी पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, 5th टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेल और फीमेल दोनों के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या हिंक नहीं है इसमें, क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेक्स जो है वो फीमेल, मेल और फीमेल दोनों आपको पढ़ने हैं विद डायग्राम। इनका डायग्राम आप सही से बना के जाना बेटा, एक डायग्राम तो आपका आने ही वाला है, लिख लो, एक आएगा, बोल देना मनीष सर ने कहा था, तो आ गया एक डायग्राम, ठीक है। तो आप दोनों में से एक जरूर कर लेना बेटा, बहुत दोनों में से मतलब दोनों ही करने हैं आपको, कौन सा है ये नहीं पता, तो आपका ये चैप्टर नंबर 8 जो है वो भी आपका कवर हो गया, कौन सा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी फिनिश। इन दोनों में से कोई एक आएगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा में ये डायग्राम इसका याद करना, इनका भी डायग्राम है, इनमें से आपको कोई एक पूछेगा तो आप बता देंगे, बाइनरी फिजन इन अमीबा डायग्राम के साथ आपको कवर करना है। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है मैं कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से फंसेगा आपको, ठीक है, एक आप इनमें से 1 2 और एक इनमें 3 डायग्राम आपके यहाँ से फंसने वाले हैं बायो के, ठीक है। ये बहुत अच्छा बायो का चैप्टर, जैसे हमारा केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है ना, उसी तरीके से बायो में ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर जो 8 है वो आपका कवर हो जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। कह रहा है चैप्टर 9 आपको पता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें सिर्फ हेरिडिटी है, इवोल्यूशन हटा दिया गया है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आप क्या पढ़ेंगे, मेंडल्स के जो इनहेरिटेंस के ट्रेट्स वगैरह थे ना, वो आप पढ़ देना, ठीक है, कि उसका फर्स्ट जनरेशन में मेंडल ने क्या किया था, मटर के पेड़ पर जो किया था ना एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जो आपको देखने को मिले था वो आप जरूर पढ़ लेना। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना, क्या मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, क्या पढ़ेंगे आप, मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट आपको पता है, आपने पढ़ चुके हैं, ये आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, जो मटर के पेड़ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ रेसेसिव पढ़ लेना, क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रेसेसिव वाले जो आपको देखने को मिला होगा, कि क्या डोमिनेंस होता है, क्या रेसेसिव होता है, ये आप लॉ पढ़ लेना इसके, ठीक है। बाकी लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ रेसेसिव हो गया, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 करेंगे, मैंने आपको बताया था जो आपको क्रॉस सेक्शन दे रखी है ना, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो वाली, वो आप कर लेना, थोड़ी बहुत पढ़ लेना उसके, ठीक है। तो वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये पी वाला आप जरूर याद रख लेना कि कलर वगैरह जो आपका आया था ना पत्ती का, जो तो वो जो फूल वगैरह का जो आया था कि मटर के दाने पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके जो प्लांट्स में जो आपको जो उनके फ्लावर्स पे जो आपको देखने को मिला था कलर पी प्लांट में, वो आप जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो सेक्स डिटर्मिनेशन आप पढ़ देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ लेना, सेक्स डिटर्मिनेशन आप पढ़ देना, क्रोमोसोम्स वाला जो है, ठीक है, कौन सा, क्रोमोसोम्स वाला, आपको पता कैसे चलेगा लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स वाला आप क्या करना है, आपको कवर कर लेना है, समझ आया कि नहीं हद तक। तो ये आपके टॉपिक हो जाते हैं कवर। तो चैप्टर 9 में इतना ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, किस पे आते हैं, चैप्टर नंबर
10 पे, ठीक है। चलो तो चैप्टर 10 का कह रहा है, चैप्टर 10 में आपको पता है आपका क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 जो है आपके लिए वो है, देखो इवोल्यूशन आपका हट गया इससे, तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना। चैप्टर 10 आपका अब आ जाती है फिजिक्स, ठीक है। तो चैप्टर 10 जो है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है। तो आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है, पहले तो आप पढ़ लेना कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है, पहली बात, ठीक है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, पहली। दूसरी बात, चैप्टर 10 है ये, टॉपिक 10 नहीं है, ठीक है। क्या है ये, चैप्टर 10। चलो तो चैप्टर 10 में आपके लिए क्या, पहले तो आप पढ़ लेना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों में से एक आएगा ही आएगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं वो पढ़ लेना आप, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, ठीक है, किसके, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज पढ़ लेना, ठीक है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्या है, हाँ, आप ये जो मिरर के द्वारा जो इमेज है ना, क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ये पढ़ लेना बेटा आप, ये आप पढ़ लेना, इमेज फॉर्मेशन वहाँ, इमेज फॉर्मेशन बाय कौन से मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। क्या आपको कौन से मिरर में आपको कौन सी इमेज आपको देखने को मिलेगी, तो अभी ये पढ़ लेना, ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों में पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो चलिए ये आप पढ़ लेना, सही से पढ़ लेना, क्योंकि आपका डायग्राम आता है और एग्जाम में इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, मैग्नीफिकेशन पढ़ लेना आप, इसकी मैग्नीफिकेशन, क्या पढ़ लेना, मैग्नीफिकेशन वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर हाइट दे रखी है तो, और इमेज और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है तो आप उससे मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। न्यूमेरिकल कर लेना बेटा, न्यूमेरिकल जरूर कर लेना इस फॉर्मूले पे, क्या पढ़ लेना, न्यूमेरिकल आप जरूर कर लेना। क्या, 1/v + 1/u = 1/f वाले में, यहाँ से आपको साइन कन्वेंशन आपको सही से पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे साइन में बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन आप सही से याद कर लेना, ठीक है, कि साइन याद करनी है आपको, साइन कन्वेंशन प्रैक्टिस सही से कर लेना, पता होना चाहिए कि साइन माइनस कब होगा और प्लस कब होगा, तो आप देख लेना, ठीक है। चलो रिफ्लेक्शन मैंने बता दिया इतना, तो हाँ इसके लॉज भी बता दिए मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेना, थोड़ा बहुत पूछता है कभी कभार, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसका फॉर्मूला वगैरह आपको पता ही है, तो वो आप कर लेना, ठीक है। चलो कैसे निकालोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आप पता ही है आपको, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका। अब आते हैं किस पे, स्फेरिकल लेंस पे, किस पे, स्फेरिकल लेंस। अभी हम मिरर की बात कर रहे थे, हम किस बात कर रहे हैं, स्फेरिकल लेंस की। अब रिफ्रैक्शन होगी, अभी रिफ्लेक्शन हो रही थी, अब होगी रिफ्रैक्शन, वो भी लेंसेस में, ठीक है। तो आपको इमेज पढ़ लेनी है पहले, तो इनकी इमेज की पोजीशन वगैरह, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी वो आपको देख लेनी है लेंस के द्वारा। इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ लेंसेज, दोनों लिख देता हूँ मैं, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी, बोथ लेंसेज के द्वारा आपको क्या करना है, ये पढ़ लेनी है, ठीक है। इमेज की पोजीशन कहाँ होगा, अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी पढ़ लेना। इसका भी मैग्नीफिकेशन ही पढ़ना है आपको, फिर ये भी मैग्नीफिकेशन इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो डायग्राम है कौन सा, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको बताने वाला हूँ, न्यूमेरिकल उससे आता ही आता है। मैग्नीफिकेशन न्यूमेरिकल आएगा बेटा इससे, इन दोनों से ही, ठीक है। मैग्नीफिकेशन आपसे ये नहीं पूछे मैग्नीफिकेशन, और हो सकता है पूछ भी दे, बट इनसे न्यूमेरिकल आता है ज़्यादातर, ठीक है, कि न्यूमेरिकल डायरेक्टली उसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछ देगा आपसे, ठीक है। तो ये हो गया आपको 1/v - 1/u = 1/f पे ये न्यूमेरिकल फंसेगा इस पे, ठीक है। तो आप ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। 9th टॉपिक की बात करते हैं, ये चैप्टर जो है ना वो थोड़ा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है ये अब पढ़ लेना, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, पावर ऑफ लेंस, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर वो वाला वॉट वाला पावर नहीं, पावर मतलब डायोप्टर वाला पावर, ठीक है। तो अभी ये पढ़ देना, P = क्या होता है 1/f, ठीक है बेटा। तो ये आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक चैप्टर 10 से है, अगर आपके कवर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनमें से कवर कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए चैप्टर 10 हो गया। चैप्टर 11 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं चैप्टर 11 की, ठीक है। चलिए देखो हम बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं, ताकि आप थोड़ा जल्दबाजी में इसे देख लें जाते जाते एग्जाम से पहले, ठीक है। चलो चैप्टर 11 की बात करते हैं। तो चैप्टर 11 जो है आपके लिए उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, अब जल्दी फिनिश करने वाले हैं, डोंट वरी, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं अपनी, ठीक है। चलो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ लेना आप, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। आप ये पढ़ लेना ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, रेटिना वगैरह ये आप सही से कर लेना, सिरे मसल्स, रेटिना, पुपिल, कॉर्निया, आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेना, ठीक है। इसके फंक्शन भी पढ़ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हाँ ये जरूर पढ़ लेना बेटा, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, क्या, या तो मायोपिया
या तो मायोपिया आएगा, या पर हाइपरमेट्रोपिया आएगा, हाइपरमेट्रोपिया आएगा, या फिर प्रेसबायोपिया आएगा, प्रेसबायोपिया आएगा। ठीक है, इसमें से आप तीनों में से हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया से आप तीनों में से कोई ना कोई कर लेना। ठीक है, विद किसके साथ, ये तो इसके बारे में आपको बताना है, विद डायग्राम। ठीक है, डायग्राम के साथ, एंड करेक्शन कैसे करेंगे उस डिफेक्ट का, करेक्शन और इसका भी डायग्राम, करेक्शन और उसका डायग्राम भी, कि आप इस डिफेक्ट को कैसे करेक्शन करोगे। तो ये आपको पढ़ना है, तीन में से कोई एक आएगा ही आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, हाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, बेटा पढ़ लेना। मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्शन प्रिज्म के द्वारा कैसी होगी, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, गारंटीड आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। और आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। क्या इसमें क्या देखने को मिलता है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। तो ये आपको पढ़ना है इसमें, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, जिसे जो कौन सा एक क्या बनता है, एक आपको सही से देखने को मिलता है, क्या, विबग्योर टाइप, पता है ना आपको, विबग्योर देखने को मिलता है ना आपको। तो ये आपको पढ़ना है किस तरीके, पूरा डायग्राम के साथ, डायग्राम के साथ बोला मैंने, ये आपका डायग्राम के साथ कंप्लीट होगा, या बिना डायग्राम के बना के आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4 देखते हैं। आपको पता है अगर इन 7 लाइट्स को अगर एक साथ दोबारा से अगर प्रिज्म को उल्टा करके रख दो तो वाइट लाइट दोबारा मिल जाती है हमें, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कह सकते हो डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, अब बात सुनो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, कौन से में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आप जरूर पढ़ लेना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या मतलब सर, मैं बता रहा हूँ बेटा क्या है मतलब। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब इसमें से रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, रीजन वाला क्वेश्चन आएगा, और आएगा ही आएगा, एक नहीं तो दो क्वेश्चन टपकेंगे, दो नहीं तो एक तो आएगा ही आएगा। क्या, एक तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है, रेनबो क्यों कैसे फॉर्म होता है, रेनबो फॉर्मेशन पहला। ठीक है, कैसे, इसका रीजन बताओ, क्यों होता है वो रीजन बताना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, क्या तारे चमकते क्यों हैं, एक्चुअली में तारे थोड़ी चमकते हैं, हमें एटमॉस्फेयर की वजह से दिखते हैं, तो इनका रीजन बताना है क्यों चमकते हैं, दिखते हैं हमें। ठीक है, सनराइज एडवांस वाली और डिलेड सनसेट वाली, एडवांस सनराइज, इनमें से आपका एक तो आना ही आना है, हो सकता है दो आ जाए, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ठीक है, सनसेट डिले होता है क्यों, ठीक है, एक ये, और कौन सा पढ़ेंगे आप, रीजन वाले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। हाँ, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है, क्यों विजिबल होता है, और सनसेट पे और सनराइज पे रेड कलर क्यों होता है, रेड कलर एट सनसेट एंड सनराइज पे, जब सुबह और शाम सूरज लाल क्यों दिखता है, ये रीज़न आपको बताना है। ठीक है, बस यही आपको पढ़ना है। ठीक है, और सुनो, एक तो ये हो गया, हाँ, एक टिंडल इफेक्ट पढ़ लेना बेटा, क्या पढ़ना है आपको, टिंडल इफेक्ट पढ़ लेना, पूछता है बहुत बार ये टिंडल इफेक्ट क्या है, आप ये पढ़ लें। ठीक है, तो आपके ये टॉपिक भी क्लियर। ये आपका रीजन वाला क्वेश्चन बेटा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट। मायोपिया, ये तो क्वेश्चन, ये तो मैंने ये क्वेश्चन बता दिया, डायरेक्टली पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कहीं जाने वाला है ही नहीं, ये तो आने ही आने हैं, हर बार पूछता है, आपसे भी पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलो, हर बार इनमें से हो सकता है 2 क्वेश्चन ना आए या एक आध ना आए, पर इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे। एक तो हाइपरमेट्रोपिया वाला, एक प्रिज्म वाला फंसेगा जो कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, और एक ही रीजन वाला। 3 क्वेश्चन तो ये ऐसे हैं कि जो हर साल पूछना ही है उसे बेचारे को कुछ नहीं कर सकता, एग्जामिनर भी ये क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि CBSE का ये क्लियर है कि हाँ, इसे देना ही देना है बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिसिटी की। बहुत अच्छा चैप्टर बेटा, बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ लिया हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन सा था, कार्बोनेटेड कंपाउंड्स, कहते हैं बायो में पढ़ लिया हमने, कौन सा, रिप्रोडक्शन वाला। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 2 हैं, वो तो लाइट है और एक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इलेक्ट्रिसिटी सही से पढ़िएगा, पहला टॉपिक सुनो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके न्यूमेरिकल याद रखना। क्या न्यूमेरिकल, आपसे इससे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं आपके। तो पहला टॉपिक तो बता देता हूँ कि इसके जितने फॉर्मूला हैं तो आपके न्यूमेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, डायरेक्टली पूछता है आपसे। ठीक है, इतने आप बड़े नहीं हो,
आप 12th क्लास में नहीं हो, आपसे घुमा फिरा चीज़ें पूछेगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे देता है, डायरेक्टली आपकी वैल्यू देगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला क्वेश्चन दे देना है, ठीक है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल कर देना है आपको, ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आप, अब पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना, पूछता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट आपको पता होना चाहिए डायग्राम के साथ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ इनमें से एक ना एक की डेफिनेशन पूछेगा ही पूछेगा। थर्ड देखो, थर्ड की देखो, इनके तीनों में से एक ना एक डेफिनेशन पढ़ बता ही देना है आपको और बताएगा ही, ठीक है। चलो, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वरदान है, ओम्स लॉ क्या है, वरदान है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आप इसको सही तरीके से क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से बनाने आना, प्लस जो आपका जो ग्राफ वाला डायग्राम है ना, वो ग्राफ पर रिप्रेजेंट आई और वी के बीच वो ग्राफ बना के आ जाना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा तुम्हें। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, पढ़ लेना बेटा, ठीक है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो भी पढ़ लेना, वो भी करके आना पूरी तरीके से, कि क्या क्या होता है कि वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आपको क्या आएगा, फिर क्या आएगा आपका आ जाएगा, एक आर आता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो आर होता है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। आपको यही पढ़ देना है बेटा, ठीक है, आपको सही जगह दिखाना है तो आर की वैल्यू निकाल देनी है फिर वहाँ, ठीक है। तो आप इसको आप एकदम मैथमेटिकल तरीके से, बेटे वरदान है, ये तो हर साल पूछता ही है, चाह के भी वो ना चाहते हुए पूछेगा इस सवाल को कि ओम्स लॉ होता क्या, डिफाइन करो, इसे एक्सप्रेस करो, ठीक है, पूछेगा ही पूछेगा। फैक्टर्स पढ़ लेना बेटा, इसका फैक्टर्स पढ़ लेना, रजिस्टर किस पे डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स ऑन विच पूछता है बेटा, कई बार पूछा है, रजिस्टर्स ऑन विच, सॉरी, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, किसी भी कंडक्टर का जो रजिस्टर होता है वो किस फैक्टर पे कंडक्टर वो डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये डिपेंड्स, तो ये आप पढ़ लेना। क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो रो इज इक्वल टू एक फॉर्मूला मैंने बताया था, रजिस्टिविटी पढ़ लेना, क्या पढ़ देना, रजिस्टिविटी पढ़ देना, क्या होता है, बहुत बार पूछी गई रजिस्टिविटी, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, क्या, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अब दोनों एक जैसे लग रहे होंगे आपको, रो का साइन ये है, एल अपॉन ए, थोड़ा पी की तरह बनता है ये, एकदम ऐसा नहीं बनता, हल्का सा पी के जैसा बनता है ऐसे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये वाला फॉर्मूला अगर आपने कर लिया तो इससे आपको डायरेक्टली आपसे न्यूमेरिकल पूछ देता है, क्या पूछ देता है बेटा, न्यूमेरिकल पूछ देता है इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए कुछ टॉपिक नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है, यहाँ तो हो गया, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं रजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, बेटा पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ इससे क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, ये तो आपको फंसना ही फंसना है क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हर साल पूछता है, कोई नई बात नहीं है, पूछेगा वो आपसे भी, क्या, या तो सीरीज में भी आ सकता है और दोनों का सीरीज में भी आ सकता है एंड पैरेलल, दोनों पढ़ लेना बेटा, ठीक है। आपसे कभी ये नहीं पूछता कि बनेगा कैसे, आपसे डायरेक्टली ये पूछता है इससे क्वेश्चन, क्या पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है आपसे, तो डायरेक्टली रजिस्टर दे देगा, आपको सॉल्व करके लिखना है कितना ओम रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। सीरीज में और पैरेलल में दोनों कॉम्बिनेशन भी दे सकता है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आप पढ़ लेना, पैरेलल में भी और सीरीज में भी, ठीक है बेटा। चलो, हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेना बेटा, हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेना, क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ लेना, इससे आपको एक तो आपको पूछेगा डायरेक्टली कि होता क्या है, और दूसरा आपको जो हम प्रेस वगैरह इस्त्री वगैरह जो भी करते हैं ना, जो होते हैं जितने भी हीट हो, जैसे कि पानी की रॉड वगैरह होगी, गीजर वगैरह होगी, सारी हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड है, तो इसका फॉर्मूला आप पढ़ लेना, इससे एग्जाम्पल भी आता है, क्या, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस वाले पर डायरेक्टली क्या आता है, फॉर्मूले पे क्या आता है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। इसका जो एक और फॉर्मूला दे रखा है, पी इक्वल टू वी इंटू आई, ये वाले आप कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। बाद में ये मत करना सर बताया नहीं था, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लेना बेटा, इससे न्यूमेरिकल आता है और डायरेक्टली पूछ लेता है पावर को डिफाइन करो, ठीक है, ठीक है। तो आप ये भी पढ़ लेंगे कि पावर होता क्या है, ठीक है, ठीक है। तो P इक्वल टू वी इंटू आई, पावर कैसे यूनिट आपको पता ही हो क्या होती है, और वॉट होती है। तो चैप्टर नंबर आपका जो है ये 8 टॉपिक में आपका चैप्टर कवर हो गया, ठीक है, ये 8 टॉपिक हैं, आपको इससे कवर लेने हैं, इसका इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पढ़ना है, P इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली इसका न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, और पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, तो पावर आपको इसकी बता देना है किस तरीके से इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए, बहुत जल्दबाजी में है ना, चलो कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 13 पे आते हैं, किस पाते हैं, चैप्टर 13 पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब पढ़ना क्या है वो देखो, चैप्टर नंबर 13, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, एक आप करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लेना आप,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है ये आप पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे आप, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ लेना आप, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा कैसा आपको देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके द्वारा आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा वो पढ़ लेना आप, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर दो हो गए आपके, ठीक है बेटा। इसका आप डायग्राम भी सही से बना दें तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या आपका, हाँ, राइट हैंड थंब रूल पढ़ लेना बेटा। क्या, राइट हैंड थंब रूल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये आप ज़रूर कर लेना, कवर इंपॉर्टेंट है आपका। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, यहाँ तक ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, सोलेनॉइड के द्वारा ये पढ़ लेना आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड में करंट है तो उसके द्वारा आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, ये आप कर लेंगे, ठीक है, सोलेनॉइड वाला। फिफ्थ बात करते हैं, 4 हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ लेना बेटा। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये कर लेना आप। 6 टॉपिक की बात करते हैं। 6 टॉपिक क्या कह रहा है, ये आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये भी कर। हाँ, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। क्या, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आएगा ही आएगा, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ये वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो है जो हर बार आएगा, ये तो आना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना है, ये आना है, कहीं नहीं जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है, मुझे लगता है जनरेटर हटा दिया है शायद, तो आप इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ के जाना, इसकी वर्किंग पढ़ लेना डायग्राम के साथ, ठीक है, किसके साथ, डायग्राम के साथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर शायद हटा दिया तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। हाँ, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पढ़ लेना, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी, लेफ्ट हैंड रूल तो है ही, कभी कभार राइट हैंड रूल ही पूछते, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें इंक कभी डाली थी, ठीक है, ये राइट हैंड रूल आप पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने की आप जरूरत, हाँ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है कि घर में जो हमारे ना इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे लगा होता है, इसमें लाइव वायर कौन सी है, जो जितनी वायर होती है ना वो आप किस तरीके से लगाएंगे, आपका मेन स्विच से कहाँ जाता है करंट, ये सारा आपको डोमेस्टिक सर्किट में पढ़ना पड़ेगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो ये आप कवर करेंगे इससे, तो आपके ये जो है टॉपिक वो कवर हो जाते हैं। समझ में आएगी यहाँ तक, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 में आपका फिनिश हो जाता है, आप इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके लिए चैप्टर नंबर 13 से। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। यहाँ तक हो गया, जिनका नहीं होता वो स्क्रीनशॉट लेते चलें और टॉपिक डायरेक्टली टिक करते चलें और पढ़ाते, जो नहीं हुआ है उस पर बस टिक कर लें, मतलब जो नहीं हुआ उन पर सर्कल कर लें, और जो हो गए उस पर टिक करते चला बस एक तरीके से, ठीक है। चलो बेटा, चैप्टर 14 जो डिलीट हो चुका है, इसलिए चैप्टर 15 जो है ना वो है आवर एनवायरनमेंट, वो पढ़ना है आपको। पहला टॉपिक जो है वो उसका है फूड चेन है। क्या है, फूड चेन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है वो आपके लिए कौन सा है, फूड वेव है। क्या है, फूड वेव, ठीक है। थर्ड जो है आपका वो कौन सा, ट्रॉपिक लेवल पढ़ लेना आप इसका। क्या पढ़ लेना, ट्रॉपिक लेवल जो आपके दे रखे हैं, ठीक है, कौन सा, ठीक है। और फोर्थ जो है आपका वो क्या है, वो दे रखा है, जो आपको डायग्राम दे रखा है, डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, तो ये आप डायग्राम पढ़ लेना आप इसका, ठीक है। डायग्राम शोइंग, क्या शो कर रहा है, डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में आपको जो डायग्राम मिलेगा फ्लो ऑफ एनर्जी का, वो आपको कवर करना है, ये आप कवर कर लेंगे। और क्या करेंगे, हाँ, ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है ये पढ़ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लीशन जो है ना वो आप पढ़ लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से और कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
हम जो गार्बेज वगैरह मतलब जो कूड़ा कचरा करते हैं उसे कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आपके लिए बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया मैंने, इसका मैंने बता दिया कि जब मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ये बनता है ओजोन, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ओजोन लेयर किस तरीके से डिप्लीट हो रही है वो आप पढ़ लेना। ये आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इस तरीके से जो आपका चैप्टर है वो क्या हो गया है, एंड हो गया है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। ये कंप्लीट बुक है, पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो यही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हो मैं गारंटी ले सकता हूँ आप 90+ स्कोर कर सकते हो बेटा, ठीक है। इसमें से ही आएगा एग्जाम। देखो कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं आपके, चेंज क्या होता है, क्वेश्चन चेंज होता है। वो तो कान थोड़ा सा इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, बात वही है, ठीक है। कान पकड़ना है, मतलब मेरा मतलब ये यहाँ से पकड़ लो चाहे यहाँ से पकड़ लो, पकड़ना तो कान ही है, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के पूछ देता आप थोड़ा घूम जाते हो, इस वजह से आपको थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पाता और थोड़ा सा आपको आंसर करने में दिक्कत होती है। बट मैं बता रहा हूँ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा तो आप हर क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, फोड़ सकते हो, एकदम आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, डिपेंड ये करता है कि आप कितना पढ़ के गए। अगर आप नहीं पढ़ के गए हो तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बेटा बोर्ड के एग्जाम है और बोर्ड आपके भैया तो बैठे नहीं है वहाँ, ठीक है ना, आपके रिश्तेदार बैठेंगे आपको आराम इजी सा पेपर दे देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपका देखो इतना हार्ड पेपर नहीं होता, ठीक है, बट मॉडरेट होता है पेपर। वो बच्चा भी कर सकता है, जो एकदम एवरेज स्टूडेंट होगा वो भी कर लेगा, जो एकदम लो स्टूडेंट होगा वो भी पास हो जाएगा, ऐसा पेपर बनाया जाता है, ठीक है। और जो बच्चे टॉपर हैं वो तो फिर कर ही जाते हैं, ठीक है। तो पेपर उनको देख के बनाया जाता है जो एकदम लो होते हैं बच्चे, जो एकदम एवरेज होते हैं, पेपर टॉपर को देख के नहीं बनाया जाता। तो आप लोग जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो आप कवर कर लीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक भी भेज दो ताकि वो जो भी जाते जाते इस समय में वो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें और वो भी अच्छा एग्जाम कर सके, ठीक है। चलो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। मैथ के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज लाने वाला हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो चैप्टर वाइज लाने वाला हूँ, तो वो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, सुबह शाम लगे रहिए। अभी देखो 10-12 दिन की और पढ़ाई है, ज़्यादा 15 दिन की है, ठीक है। इन 15 दिन में जो आपने एकदम मेहनत कर ली, मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ, ये जो मार्क्स है ना बेटा आपकी लाइफ के लिए एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे कि आपको क्या कैसा कौन सी स्ट्रीम आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।